हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो क्यू बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोसेस वाले चैप्टर को पढ़ा। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन नाम के चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसको पढ़ने से पहले हम 3 क्रिटिकल रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। इसका मतलब है कि हमें बेस्ट कैटलिस्ट बनाना है, किसके फॉर्म में, चाहे वो माइक्रोब हो या फिर प्योर एंजाइम हो। सेकंड क्या है? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। इसका मतलब है कि हमें ऑप्टिमल कंडीशंस को क्रिएट करना है जिससे हमारा कैटलिस्ट काम कर सके। और थर्ड क्या है? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब यही है कि हमें ये देखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी कैसी मदद की। तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने ये 3 चीजें देखी है। क्या क्या? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकंड क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और थर्ड क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। सबसे पहले क्या है हमारा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हम विदाउट केमिकल्स इसकी खेती करते हैं, यानी कि हमें कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उगाने हैं, हम क्या करते हैं? बिना केमिकल्स का यूज करें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऑर्गेनिकली तरीके से बढ़ाते हैं। केमिकल्स का मतलब क्या है? जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब चीजें। तो क्या होता है, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा थी लेकिन उतना खाने को नहीं था, जिसकी वजह से हमने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। और कौन लेके आया ग्रीन रिवॉल्यूशन? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 से 70 के बीच में, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी एम यही था कि हम अपने फूड प्रोडक्शन को 3x से बढ़ा सके, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस समय खाने में बहुत ज्यादा कमी थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने ऐसा क्या किया जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो x से 3x हो गई? सबसे पहले हमने केमिकल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया अपने खेती में, केमिकल्स का यूज स्टार्ट कर दिया। सेकंड क्या है? सेकंड हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज को यूज करना शुरू किया, हाई यील्डिंग वेराइटीज। एंड थर्ड इज हमने बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस को शुरू कर दिया, बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, ओके। यस, तो इससे क्या हो गया? हमारे फूड प्रोडक्शन तो बढ़ गया 3x की स्पीड से, पर लेकिन अब इतना ज्यादा हमने अपने सॉइल में केमिकल्स का यूज किया कि अब हमारी सॉइल क्या हो गई? इनफर्टाइल हो गई। तो इसका मेन ड्रॉबैक यही है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि हमारी जो है सॉइल जो है वो क्या हो गई? इनफर्टाइल हो गई। सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल। अब क्या हुआ? अब तो हम खाना तो छोड़ नहीं सकते, हमें और भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तभी हमारे बायोटेक्नोलॉजीज की शुरुआत हुई। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या बनाना शुरू किया? हमने जीएमओज बनाने शुरू किए। जीएमओज की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज। इसका मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ओके। यस, अब जीएमओस के ना बहुत सारे एडवांटेजेस लिखे हैं और हमें वो पता होने भी चाहिए, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या है इसका? सबसे पहला एडवांटेज है कि इट इज मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, मोर रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जैसे कि अपना कोल्ड हो गया,
हीट हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्सेट्रा। ओके। सेकंड क्या है, सेकंड एडवांटेज क्या है इसका, रिड्यूस रियलाइंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, रिड्यूस रियलाइंस on chemical pesticides, on chemical pesticides। थर्ड क्या है, थर्ड इज इंक्रीज मिनरल यूसेज एफिशिएंसी, इंक्रीज मिनरल यूसेज एफिशिएंसी। फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फिफ्थ क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एग्जाम्पल क्या है, गोल्डन राइस विच इज रिच इन विटामिन ए। तो बायोटेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि आज हम अपने खाने में भी न्यूट्रिशन डाल पा रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, गोल्डन राइस। ओके, यस। तो हमने जीएमओस की शुरुआत की, ये सब इसके सारे एडवांटेजेस हैं, हमने सारी हिस्ट्री देखी कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी शुरुआत की। ठीक है, अब क्या है, मैंने बताया कि कुछ प्लांट्स ना पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसको हम प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें बहुत जल्दी कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, सोयाबीन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब चीजें हो गई। तो हमारे सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम होता है बैसिलस थ्यूरेंजीनेसिस। इनके पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को किल करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चलो इसको लिखते हैं। तो सॉइल में हमारे सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजीनेसिस। ठीक है, इनके पास क्या होता है, प्रोटीन्स होते, दे हैव प्रोटीन्स विच किल इंसेक्ट्स। अब वो कौन से इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा है बीटल्स, कोलियोप्टेरन्स, बीटल्स। सेकेंड इज लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स। इसमें क्या आता है, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म। थर्ड इज डिप्टेरेंस, टेरेंस। इसमें क्या आता है, फ्लाइज, मस्कीटो। यस, तो ये जो मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में इसमें से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, मैं लिख देती हूँ। यस, अब क्या है, हम लोग ना कॉटन को ही पढ़ेंगे जो हमारी बुक में दिया है। हम ये देखेंगे कि हम कॉटन प्लांट को कैसे बचाते हैं। ठीक है, यस, बीटी कॉटन, बीटी का मतलब यही है, बैसिलस थ्यूरेंजीनेसिस। यस, तो बीटी कॉटन की शुरुआत करते हैं। मैंने बताया ये भी पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है।
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। इसमें क्या होता है, जो ये बीटी होता है ये ना क्रायोजीन का सोर्स है। तो बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis, इट इज सोर्स ऑफ, ये सी है, इट इज सोर्स ऑफ क्रायोजीन। ओके, और ये किसके लिए कोड करता है, इट कोड्स फॉर बीटी टॉक्सिन। किसके लिए कोड करता है, बीटी टॉक्सिन। ये क्या है, ये प्रोटीन है। ओके, दिस इज प्रोटीन, यस ये प्रोटीन है। तो ये जो प्रोटीन होता है ना, मैं यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये रहा, इसको रब करना था मुझे, मैंने वो रब कर दिया। पेन दूसरा ले लेते हैं, यस। तो ये ना जो प्रोटीन्स होते हैं ये इनएक्टिव टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब ये एक्टिव नहीं होते अनटिल एंड अनलेस इसे कोई इंसेक्ट खा ले, ठीक है, ये इनएक्टिव रहते हैं। और यहाँ पे लिख देती हूँ इट कोड्स फॉर, ठीक है। तो ना ये जो अपने बीटी होते हैं ये क्रायोजीन का सोर्स है, और ये क्या करता है, बीटी टॉक्सिन के लिए कोड करता है, यानी कि प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, और ये इनएक्टिव होते हैं। अभी हमने ये बीटी के बारे में समझ लिया, अब हम सीक्वेंस समझते हैं कि ये कैसे हार्म पहुंचाता है, ठीक है, इंसेक्ट को। तो सबसे पहले जो बीटी कॉटन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीक्वेंस अब कि कैसे पहुंचाता है नुकसान। तो सबसे पहले ये जो अपना बीटी कॉटन है ना, इसमें क्या होता है, प्रोटॉक्सिन्स होते हैं, प्रोटॉक्सिन्स, ओके। और यही टॉक्सिन्स जो होते हैं, यानी कि जब कोई कीड़ा प्लांट्स को खाता है तो वो क्या साथ में खा रहा होता है, ये टॉक्सिन्स भी खा रहा होता है, इंजेस्टेड बाय बॉलवॉर्म, ठीक है। और ये डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इनके पास अल्कलाइन पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच, इसको ऐसे कर लो, अल्कलाइन पीएच इन मिडगट ऑफ insect solubilizes protein, lyses protein, ओके, यस। प्रोटीन क्रिस्टल्स को ना ये सॉल्युबलाइज कर लेते हैं क्योंकि इनका अल्कलाइन पीएच होता है। जब ये इसको सॉल्युबलाइज कर लेते हैं, जो ये टॉक्सिन होता है ये एक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव से किससे हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने की बात क्या होता है, ये एपिथेलियल सेल्स में ना पोर्स क्रिएट कर देता है, इट क्रिएट्स पोर्स इन मिडगट एपिथेलियल सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर देखो जगह लिख रखी है, ओके। उसके बाद क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ऑफ मिडगट। उसके बाद क्या होता है, डेथ ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये पूरा सीक्वेंस था, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। बीटी के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये क्रायोजीन का सोर्स है, और ये किसके लिए कोड करता है, बीटी टॉक्सिन यानी कि प्रोटीन्स के लिए। तो जब कोई इंसेक्ट प्लांट को खाता है ना, तो साथ में वो प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट कर लेता है। क्यों डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इनका अल्कलाइन पीएच होता है। जब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्या होता है, जो प्रोटीन इनएक्टिव था वो अब इनके पेट में जाके एक्टिव हो जाता है, और ये इनके मिडगट एपिथेलियल सेल्स में
क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है, उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है जिससे इवेंचुअली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। अब ये क्वेश्चन आता होगा कि ये ह्यूमंस को हार्म क्यों नहीं पहुंचाता, क्योंकि ये बेसिक सा आंसर है, क्योंकि हम ह्यूमंस का एसिडिक पीएच होता है। ओके, यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैंने बताया ये ना जो भी ये बीटी होते हैं ये ना बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो हमारे एनसीईआरटी में दो और चीजें लिखी हैं जीन्स के बारे में। तो देखो ये हमारे यहाँ पे जीन्स है। पहला है अपना क्राई आई ए सी, सेकेंड इज क्राई टू ए बी, क्राई टू ए बी। इनका टारगेट पेस्ट कौन होता है, कॉटन बॉलवॉर्म। दूसरा क्या है, क्राया ए बी, इनका टारगेट पेस्ट कौन होता है, कॉर्न बॉर्नर। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट नीट में पूछते हैं, ठीक है, यस। और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है इसी में ही एग्रीकल्चर, उसमें मेलोडी काइनी इकॉग्निटा, इसके बारे में, यानी कि टोबैको प्लांट्स के बारे में अब हम देखेंगे। तो जो मिलोडी काइनी इकॉग्निटा होता है ना, ये टोबैको प्लांट्स के रूट्स को हार्म पहुंचाता है। अब हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश को, मतलब देश में जो ये टोबैको इंडस्ट्रीज है कितनी ज्यादा ग्रो करती, तो ऐसे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है टोबैको जिनकी इंडस्ट्रीज है वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका नुकसान हो, तो वो क्या करते हैं, इस मिलोडी गायने इकॉग्निटा का अंत कर देते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो मिलोडी गायने इकॉग्निटा, ये क्या करते हैं, इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, इट इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। अब क्या होता है, हम इसको कौन सी टेक्नोलॉजी की मदद से इसका खत्म करते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, जैसे कि RNA इंटरफेरेंस, उसके बाद आता है हमारा जीन स्लाइसिंग, जीन साइलेंसिंग सॉरी, इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। ओके, तो इनकी मदद से, इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसका अंत करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो होता है, क्या होता है, जो नेमेटोड होता है हमारा, इसके लिए हम एक स्पेसिफिक जीन लेते हैं क्योंकि हमें इसे ही खत्म करना है ना। तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लेते हैं, इसके अंदर से ही लेते हैं क्योंकि हमें इसे ही खत्म करना है। तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लेते हैं और हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफेसियन, ट्यूमोफेसियन, इसका यूज करते हैं। हमने इसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो हम इसको किस में डालते हैं, टोबैको में, क्योंकि हमें इसे ही बचाना है। टोबैको प्लांट्स में यूज करते हैं इसे हम। टोबैको में डालने के बाद क्या होता है, हमारे पास दो स्ट्रैंड बनते हैं। पहला आता है अपना सेंस स्ट्रैंड, सेकेंड आता है एंटी सेंस। ठीक है, अब क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ना, वो क्या करता है, इट इनिशिएट्स, क्या करता है, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये पता है क्या करता है, आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करता है। इट इनिशिएट्स आरएनए इंटरफेरेंस।
ठीक है, यस। इसके बाद क्या होता है, जब डबल स्टैंडर्ड ऐसा काम करता है तो एंटीसेंस स्ट्रैंड भी अपना काम करता है। ये क्या करता है, नेमेटोड एमआरएनए को साइलेंस कर देता है। एंटीसेंस स्ट्रैंड साइलेंस नेमेटोड एमआरएनए। जब हम इसको साइलेंट कर देते हैं तो पता है क्या होता है, एमआरएनए का काम क्या होता है, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। लेकिन अब क्या कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने उसको ही साइलेंट कर दिया। तो नेमेटोड एमआरएनए कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन साइज प्रोटीन, जिससे क्या होता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ नेमेटोड। तो ये सीक्वेंस था, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ। हम लोग नेमेटोड स्पेसिफिक जीन लेते हैं, प्लाज्मिड की मदद से हम टोबैको में डाल देते हैं। दो स्ट्रैंड बनते हैं, पहला आता है अपना सेंस स्ट्रैंड, दूसरा होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसके बाद क्या होता है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करता है, उस जिससे क्या होता है, एंटी सेंस स्ट्रैंड ना एमआरएनए को साइलेंस कर लेता है। जब एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा तो इवेंचुअली नेमेटोड की डेथ हो जाएगी। देखो, कोई भी इंसेक्ट अगर प्रोटीन नहीं बना पा रहा तो वो मरना ही है। तो हमने ऐसे ही काम किया जिससे इंसेक्ट अपना, हमें क्या करना था, हमें एमआरएनए को साइलेंट करना था। तो एमआरएनए को साइलेंट करने के लिए हमने ये सारी चीजें की। इससे क्या होगा, इससे नेमेटोड डेथ हो जाएगा, ठीक है, यस। देखो, मैं आपके लिए ये बीटी कॉटन की भी फोटो लेके आई हूँ। आप देख रहे हो ए पार्ट में कि देखो बॉल वॉर्म ने कैसे डिस्ट्रॉय कर लिया, लेकिन अब देखो कितना मैच्योर हो गया हमारा कॉटन बॉल, सॉरी ये कॉटन से ही बोला, कॉटन प्लांट। तो हम देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे देखा कि बायोटेक्नोलॉजी आज कितनी आगे बढ़ गई है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम कर रही है। हमारे प्लांट्स जो हम नहीं चाहते वो डिस्ट्रॉय हो, उसको भी नहीं कर पा रहा कोई भी इंसेक्ट, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी इतने अच्छे से कर रखा है। और दूसरी चीज क्या है, हमने इसी एग्रीकल्चर वाले पार्ट में हमने देखा कि कितने सारे टर्म्स हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी तक ये कह सकते हैं कि चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही था। वैसे तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी इसमें से आराम से 2-3 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। 2-3 भी मैं बहुत ही कम बोल रही हूँ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। सबसे पहला क्या है, हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर में बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे मदद की। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिसिन में उसका कैसा हाथ है, मेडिसिन में वो हमारी कैसे कैसे मदद करता है ना, हमें वो भी जानना जरूरी है। तो क्या क्या दिया है स्लाइड में, पहला है अपना जीन थेरेपी, सेकंड इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, थर्ड इज मॉलिक्यूलर एनालॉग, सॉरी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जीन थेरेपी की बात करते हैं। जीन थेरेपी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे, ठीक है। जीन थेरेपी, अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले जीन थेरेपी ना किसे दी गई थी, एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी थी। कब दी गई थी, 1990 में दी गई थी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब दी गई थी, 1990, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि इस लड़की में एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, अडीनोसिन डी अमाइनेस। क्या था, अडीनोसिन डी अमाइनेस। तो इस गर्ल में एडीए डेफिशिएंसी थी। अडीनोसिन
डी अमाइनेज। अब ना ये एक एंजाइम होता है और इस एंजाइम का काम क्या होता है, इट इज़ क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। अगर किसी बच्चे का इम्यून सिस्टम ही सही नहीं, किसी भी बच्चे का, अगर किसी ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली उसे क्या होगा, वो तो जी ही नहीं पाएगा। और एडीए डेफिशिएंसी अगर किसी को हो गई तो उसे स्किड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जो एडिनोसिन डी अमाइनेज है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम। और मैंने अभी जैसे कि बताया आपको, अगर एडीए डेफिशिएंसी हो गई तो इससे क्या हो सकता है, स्किड हो सकता है। अब स्किड की भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, अब ये ऐसी बीमारी तो नहीं है जो इसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसका इलाज किया जा सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट को देखते हैं। ट्रीटमेंट फॉर एडीए डेफिशिएंसी। क्या ट्रीटमेंट है, 3 ट्रीटमेंट दे रखे हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहला है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा क्या है अपना, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन। और तीसरा क्या है, थर्ड इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी। ये जो ट्रीटमेंट है ये दे रखी है एनसीईआरटी में। पर एक और बात लिखी है, अगर किसी को परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। कब, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉप मतलब पॉइंट है। परमानेंट क्योर चाहिए, सॉरी मैंने इसकी स्पेलिंग गलत लिख दी। अगर हमें परमानेंट क्योर चाहिए तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। अरेटेशन, ओहो एक सेकेंड, आज पता नहीं क्या हो रहा है, स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक हो रही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। ओके, यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब हमने देख लिया कि जीन थेरेपी क्या होती है मतलब, और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ओके, स्टेप्स इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पेशेंट का लिम्फोसाइट लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लेते हैं रेट्रोवायरस की मदद से, जो कि किसका काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है। फिर हम इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट करते हैं जो कि इमॉर्टल नहीं होता, इसको हम पेशेंट में इन्फ्यूज करते हैं, है ना।
तो मैं लिख देती हूँ अच्छे से जिससे समझ में आ जाए। लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट ADA यानी कि cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA रेट्रोवायरस की मदद से वायरस जो कि वेक्टर की तरह काम करेगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट इमोर्टल। पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं, इन्फ्यूज्ड इन पेशेंट्स। ओके यस, तो हमने स्टेप्स भी देख लिए, ट्रीटमेंट भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं जो कि है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का यूज कब करते हैं, नाम से पता चल रहा है कुछ डायग्नोस करना है ना, कुछ देखना है हमें। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का ये फायदा होता है कि हम आजकल देखते हैं किसी को कैंसर होता है, उसे पता होता है कि उसके फैमिली में हिस्ट्री बनी हुई, पर फिर भी वो मेडिकल मतलब टेस्ट नहीं कराते, अचानक से पता चल जाता है कि उन्हें टेस्ट है। इस चीज से बचने के लिए, मतलब किसी भी बीमारी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें हल्का सा भी अपने ऊपर शक होता है कि भाई ये हो सकता है, HIV हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करवाते हैं। मतलब ये अर्ली डिटेक्शन के लिए काम आता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, सॉरी, अर्ली डिटेक्शन के लिए काम आता है ना। अगर हमें अर्ली कोई बीमारी हो तो इसकी मदद से पता चल जाती है। तो इसमें क्या एग्जांपल्स है, इसमें भी एग्जांपल्स है। सबसे पहला क्या है, PCR। PCR इसका फुल फॉर्म भी है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ओके, अब PCR क्या करता है, ये ना वेरी लो, मतलब बैक्टीरिया और वायरस के कम कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इट डिटेक्ट्स वेरी लो concentration of bacteria वायरस। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स जैसे कि HIV इन्फेक्शन, और क्या हो सकता है, मैंने जैसे बताया कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके यस, ये सब हो सकता है। तो हमने PCR के बारे में अच्छे से देख लिया। अब सेकंड आते हैं, एलिजा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। यस, अब क्या होता है, इसका बेसिस क्या है, मतलब किस पे ये वो होता है, बेसिक क्या है इसका, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। यस, और इसका यूज क्या है, यूजेस पे आ जाते हैं।
ये एंटीजन और एंटीबॉडी को उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेता है. इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज. बॉडीज. ओके. यस. थर्ड क्या है हमारा? ऑटो रेडियोग्राफी. ऑटो रेडियोग्राफी. इसमें क्या होता है? प्रोब होता है ना. और ये रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. और ये कंप्लीटली बेस पेयर बनाता है डीएनए के साथ. ठीक है. प्रोब रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. इट फॉर्म्स completely base pair with DNA. उससे क्या होगा? प्रोब ना हाइब्रिडाइज नहीं करेगा म्यूटेटेड जीन के साथ, जिससे क्या होगा? फोटोग्राफिक फिल्म्स में कुछ भी अपीयर नहीं होगा. प्रोब will not hybridize with mutated. फिर स्पेलिंग गलत हो गई. Mutated gene, hence not appear on photographic film. ओके. तो हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में भी देख लिया. इसके जो ये 3 एप्लीकेशन है, जैसे कि पीसीआर हो गया, एलिसा हो गया, ऑटो रेडियोग्राफी हो गई, ये सब. तो मैं देखो आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, एक एक टॉपिक में से मतलब एक एक पॉइंट बता रही हूँ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजी है. एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा. ठीक है. और थर्ड और लास्ट जो मेडिसिन की मतलब बातें बचती है, दैट इज, मैं आगे स्लाइड्स पे बढ़ती हूँ. क्या है वो? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ओके. यस. अर्लियर क्या होता था? सबसे पहले इंसुलिन, हमें पता है इंसुलिन किसके लिए यूज होता है? डायबिटीज के लिए. अगर किसी को टाइप 1 मतलब टाइप 1 डायबिटीज है तो उसे क्या होता है? उसे बाहर से इंसुलिन लेने पड़ते हैं. तो इंसुलिन डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. अब क्या होता है? पहले क्या होता था? इंसुलिन हम लोग किस में से लेते थे? पेनक्रियास से लेते थे. किसके? स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स के लिए, मतलब पिग्स में से. तो हम लोग इनिशियली मतलब एनिमल्स से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किए करते हैं. और जिससे क्या हुआ? इसका रिजल्ट आउटकम ये निकला कि लोगों में एलर्जीज होने लग गई, एलर्जी होने लग गई. तो उससे बचने के लिए हमें कुछ और करना पड़ा. अब हम वो पिग से लिया हुआ ले नहीं सकते, यूज तो कर नहीं सकते इंसुलिन, है कि नहीं. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इनिशियली इंसुलिन extracted from
pancreas, of pigs, slaughtered cattles. ओके, यस। अब क्या हुआ, इंसुलिन में दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती, चेन ए एंड चेन बी, और ये किससे लिंक होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिख रही हूँ। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड बी, और ये किससे होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ओके, यस। अब क्या होता है कि जो अपना ये प्री हार्मोन मतलब प्री इंसुलिन होता है ना, इसमें सी पेप्टाइड होता है, लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। ठीक है, अब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनता है कब, 1983, एली लिली, एक ये अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चेन लिए, मतलब दो डीएनए के सीक्वेंस लिए, चेन ए चेन बी, और मतलब ह्यूमन इंसुलिन के, और उसको किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, इकोलाई के प्लाज्मिड्स में। इकोलाई के प्लाज्मिड में डालने के बाद चेन ए चेन बी बनी, और दोनों को किससे कंबाइन कर दिया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कर दिया। तो देखो कितना इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे बनाया। तो मैं यहाँ पे एक बार शॉर्ट में लिख देती हूँ, डीएनए सीक्वेंस ऑफ चेन ए, ये फ्लो चार्ट के जैसे बनाई जिससे आपको समझ में आ जाए। देन प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई, उससे क्या हुआ, हमारी चेन ए बनी, और सिमिलरली हमारी चेन बी बनी। डीएनए सीक्वेंस ऑफ चेन बी, उससे क्या हुआ, इकोलाई के प्लाज्मिड में डाला, और ये चेन बी बन गई, और दोनों को किससे कनेक्ट कर दिया, कौन से बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। बॉन्ड से, और इसी तरह क्या बना हमारा, ह्यूमन इंसुलिन। ओके, यस। तो देखा हमने, ये तीन चीजें देख ली, जीन थेरेपी देख लिया, और फिर ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन देख लिया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देख लिया, तो हमने ये मेडिकल फील्ड्स वाली चीजें भी देख ली। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, यस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें जो इनका जीनोम होता है ना, इनको अल्टर कर लिया जाता है, मतलब इसको निकाल दिया जाता है, उसके बदले में हम फॉरेन जीन डाल देते हैं मैनिपुलेशन के प्रोसेस से। ठीक है, यस, एग्जांपल जैसे कि रैट्स हो गए, पिग्स हो गए, सब में ये सब चीजें हो चुकी हैं। चलो लिखते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, these are the animals where
genome has been altered by introduction of an extra, यानी कि फॉरेन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इसे इग्नोर करना, जीन बाय मैनिपुलेशन, जीन बाय मैनिपुलेशन, सॉरी ये एल है, ठीक है, यस। तो हमने देख लिया कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और हमने ऐसे तो बनाए नहीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, हमें इनके यूजेस भी देखने पड़ेंगे कि इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो अब हम इनके एडवांटेजेस भी देखेंगे, उससे पहले इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉरेन की स्पेलिंग लिख देती हूँ, ओके, यस। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, जैसे कि ट्रांसजेनिक काऊ हो गई, रैट हो गया, शीप हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, 95 से ज्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं, माइस होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स ज्यादातर एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स आर माइस, यस, चूहे होते हैं ज्यादातर। तो अब इनके बेनिफिट्स भी देखते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट देखना होता है, तो इसके लिए हम इनका यूज करते हैं। टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, हमें वैक्सीन सेफ्टी, अगर हम कोई भी वैक्सीन बनाते हैं, जैसे कि हमने कोविड में बनाई थी, तो उसके लिए भी हमने डायरेक्टली ह्यूमंस पे नहीं किया था, सबसे पहले हमने एनिमल्स में करके देखा कि क्या जो हमने वैक्सीन बनाई है वो ह्यूमंस के लिए सही है कि नहीं, ठीक है। और थर्ड देखते हैं, टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, यानी कि टू स्टडी डिजीज, ओके। इसमें और भी चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है अपना कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थर्ड क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, है ना, और फोर क्या है, अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमने देखा कि ये फिजियोलॉजी में भी हो गया, डिजीज में भी हो गया, वैक्सीन भी हो गया, आता है फोर्थ केमिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी ये भी यही है। और फिफ्थ जो कि लास्ट पॉइंट है वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स,
जैसे कि लिखा हुआ है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ये किसको वो करता है, एम्फाइसेमा। सेकंड क्या है, रोजी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शॉर्ट में। और क्या है, और ये जो रोजी काउ है, इसमें मतलब इसके मिल्क में ये खासियत होती है कि इसके हर 1 लीटर में 2.4 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि हेल्दी होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2.4 ग्राम पर लीटर। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं, इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये टॉपिक आता है एथिकल इश्यूज। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने ना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका जो है GEAC, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, जो ऐसे डिसीजंस बनाती है जो जीएम मतलब जीएम रिसर्च की वैलिडिटी और जीएम ऑर्गेनिजम्स के सेफ्टी के बारे में पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो ये एक ऐसी डेफिनेशन है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप ऑर्गेनाइजेशन लाइक GEAC, Genetic Engineering Approval Committee, which makes decision about the validity of GM research and the safety for GM organisms for public services। तो बायोप्रेसी के रिगार्डिंग ना एक कंट्रोवर्सी हुई थी। सबसे पहले क्या है, हम देखो जानते हैं, चाहे अमेरिका जितनी भी ज़्यादा डेवलप कंट्री है, भारत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका उससे चुराना चाहती है। उसका एक सबूत यही है, एग्जाम्पल ये वाला, कि बासमती राइस हमारे 2 लाख वेराइटीज है राइस की, और 27 वेराइटीज बासमती की है। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था 1997 में। एक अमेरिकन कंपनी थी, वो इतने चालाक निकले, उन्होंने क्या किया, क्योंकि बासमती राइस की क्वालिटी तो बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्टी भी लगता है, ज्यादातर इंडियंस तो शायद बासमती राइस ही खाते होंगे, है ना। तो इन्होंने देखा कि बासमती राइस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इन्होंने एक तरकीब लगाई। क्या लगाया कि इन्होंने बासमती राइस लिया और अपनी एक सेमी ड्रॉप वैरायटी ले ली राइस की, इन दोनों का क्रॉस करा के एक नई वैरायटी बनाती, जिसका नाम क्या रख दिया, टेक्समती। बताए इनकी चालाकी देखो, है ना। पर लेकिन हम लोगों ने तो जान लिया। और जैसे कि टर्मरिक चुराने की कोशिश की, मतलब देखो नीम। तो इससे पता चलता है कि आप चाहे जितने भी डेवलप कंट्री हो, वो कुछ ना कुछ चीजें चुराती है, क्योंकि कुछ तो अलग बात होती। तो हमारे इंडिया से देखो ये सब चीजें उन्होंने वो करने की कोशिश की, ठीक है। तो बायोप्रेसी ये एक टर्म है, इसलिए मैंने इसको लिख लिया। तो मैं पढ़ लेती हूँ। इट इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न। तो यही है बायोप्रेसी का मतलब भी यही है जो अमेरिकन ने किया, मतलब कि उन्होंने हमारे बासमती राइस का यूज तो कर लिया, पर बिना किसी परमिशन के उन्होंने डायरेक्टली यूज कर लिया, बिना बताए। वो तो पता चल गया लोगों को। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी बायो रिसोर्स का यूज करना मल्टी नेशनल कंपनी से, और विदाउट के किसी भी अथराइजेशन के, किसी भी कंट्री के अथराइज किए बगैर आप उसके बायो रिसोर्स को यूज कर रहे हो और लोगों को पता भी नहीं, तो इसे ही बायोप्रेसी बोलते हैं। तो इंडियन पार्लियामेंट ने भी ये सब कर रखा है। तो मैंने ये पॉइंट्स लिखे, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सॉरी। अब एक और चीज आती है, टिश्यू कल्चर, है ना। टिश्यू कल्चर का मेन एम क्या होता है, टिश्यू कल्चर का मेन एम होता है कि भाई कोई भी प्लांट ले लो, मतलब, है ना, उसमें से मतलब कि बहुत सारे प्लांट्स बनाना, वो भी जो कि जेनेटिकली आइडेंटिफाइड हो, है ना। तो टिश्यू कल्चर का मतलब यही होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे ये डायग्राम वगैरह बना रखा है, जिससे आप समझ जाओ ये सब चीजें। तो मैंने देखो एक प्लांट ले रखा है ना, उसका एक पार्ट लिया, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया जो मतलब प्लांट्स को चाहिए, है ना। और उसमें क्या किया उसके बाद, जैसे कि सुक्रोज, विटामिन ए, अब तो ये सब चीजें डिलीट हो गई, 11th क्लास का पार्ट है ये। तो ये कर लिया, उससे क्या हुआ आप देख सकते हो, ये चारों ये बीकर में सेम टाइप के प्लांट्स आ गए।
सेम क्लोन्स प्लांट फ्रॉम टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर का मीनिंग यही होता है कि जिससे हम जेनेटिकली आइडेंटिफाइड प्लांट्स बना सके, ठीक है। और टोटिपोटेंसी ये भी एक टर्म है जिसमें सिंगल प्लांट की कैपेसिटी हो, सिंगल प्लांट सेल की कैपेसिटी, जिससे वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके। और माइक्रो प्रोपगेशन के भी एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब चीजें जो है ना, इसको बस ये याद ही करना है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये जो पार्ट था ये पहले 9th चैप्टर था उसका ही ये थोड़ा सा, तो उसमें से आप एक बार पढ़ लेना, अब तो नई एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसलिए ये। और एक लास्ट टॉपिक आता है इसमें, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट ए होता है, प्लांट बी होता है, उनके सेल्स को आइसोलेट करके मतलब उसमें से प्रोटोप्लास्ट ले लेते हैं और उसको हाइब्रिड करके मतलब एक प्लांट बना लेते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ऐसी प्लांट ए होता है, प्लांट बी, इनके सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं, सेल्स आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, है ना। और फिर क्या होता है, इन दोनों को मिलके सोमैटिक हाइब्रिड बन जाता है। सोमैटिक हाइब्रिड बन जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पोमैटो एग्जाम्पल इज पोमैटो। इसका मतलब टोमेटो प्लस पोटैटो, टोमेटो प्लस पोटैटो। ओके, तो ये है ना। हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया, हमने ये टिश्यू कल्चर देख लिया, हमने इस चैप्टर का हर एक टॉपिक देख लिया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर, है ना। थैंक यू। देखिए, मैंने आपको ये चैप्टर पूरा एक ही शॉट में करा दिया, एक एक टॉपिक मैंने आपको अच्छे से कराया। प्लीज आप चैप्टर अच्छे से देख लेना, ये वीडियो पूरी देखिए, और प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती हूँ। मैंने आपको हर एक शॉर्ट में मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगी, और मैंने बोला है कि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और भी ज्यादा एमसीक्यूज लेके आऊंगी, मतलब ज्यादा क्या, अब तो एक जो भी चैप्टर कराऊंगी एटलीस्ट उनके तो एमसीक्यूज कराऊंगी, ठीक है। और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है। और मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बताए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।